नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ में हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसका लक्ष्य हर घर तक नल और जल पहुंचाना है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो ये योजना पहाड़ों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं। ताजा मामला पौड़ी जिले से सामने आया है, जहां इस योजना के लिए अलग अलग कार्यों के 27 टेंडर मांगे गए थे। इन सभी टेंडरों को जारी करने के बाद अनुबंध भी कर लिया गया था, जिसे बाद में निरस्त किया गया। इस मामले को लेकर ठेकेदारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर हाईकोर्ट ने पेयजल निगम के मुख्य अभियंता मुख्यालय सहित संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की है। दरअसल पौड़ी जिले में निर्माण शाखा के अधिशासी अभियंता पीसी गौतम ने जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न कार्यों के लिए 27 टेंडर मांगे थे। इन सभी टेंडर को जारी करने के बाद उन्होंने अनुबंध भी कर लिया था। इस बीच 24 सितंबर 2022 को तत्कालीन अधीक्षण अभियंता संजय सिंह ने ये कहते हुए सभी टेंडर निरस्त कर दिए थे कि इनकी शिकायत जल संस्थान के ठेकेदार संघ पौड़ी ने की है, जिसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई। उन्होंने अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए थे कि संबंधित सहायक अभियंताओं को चेतावनी देते हुए दोबारा टेंडर निकाले जाए। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जीवन टेंडर पर अटका हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है कि सभी गांव गरीब किसान को शुद्ध जल उपलब्ध हो। इसके लिए इस योजना को प्रारंभ किया है। इस योजना से अनेकों लोग लाभान्वित हुए हैं। ये मामला हाईकोर्ट में इस पर रिट दायर हुई और हाईकोर्ट ने इसमें निर्देश दिए हैं। इसलिए इस माननीय न्यायालय के निर्णय को सभी को सम्मान करना चाहिए। जो पक्षकार है और जो अन्य भी लोग हैं, उन सबको अपनी बात कोर्ट में ही रखनी चाहिए। जल जीवन मिशन के तहत उन्होंने इस योजना को प्रारंभ किया। इस योजना को प्रारंभ करने से हम हिमालय की दूरस्थ चोटियों पर बैठे हुए गांव तक पानी पहुंचा है और जो मैदान का जो भूभाग है, जहां पर लोग गंदा पानी पीने के लिए विवश थे, उन सबको इससे निजात मिल रहा है। ये बड़ी सुंदर योजना है। निश्चित रूप से अगर इसमें किसी भी प्रकार की सरकार ने पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाने के लिए कहा है। अगर कहीं पर भी इसमें गड़बड़ी हुई और न्यायालय ने अगर कोई निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से न्यायालय के निर्णय को हम सम्मान करते हैं। जल जीवन मिशन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की। इसके तहत हर घर नल, हर घर जल पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो की जाएगी और इस प्रदेश में काफी हद तक ऐसा हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ खामियां इसमें बरती गई हैं, जिसे पूरा करने की जरूरत है। 2024 का लक्ष्य रखा गया है 100% हर घर तक जल और नल पहुंचाने का, लेकिन क्या 2024 तक ये जो लक्ष्य रखा गया है वो तय हो पाएगा? क्या वो पूरा हो पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं, कभी टेंडर होते हैं, अनुबंध हो जाता है, लेकिन टेंडर निरस्त कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि गलत तरीके से बिना पारदर्शिता रखे ये टेंडर किए गए हैं। तो कई सवाल ऐसे में खड़े होते हैं और ऐसे में जरूरी हो जाता है। इस केस में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप हुआ है और उन्होंने जो जल संस्थान है, जल निगम है, उसके अधिकारियों से जवाब पेश करने को कहा है और ये पूछा है कि आखिर इसमें माजरा क्या है, क्या हुआ है, क्यों जो 27 टेंडर है वो निरस्त किए गए हैं, क्या वजह उसके पीछे बताई गई है। तो कहीं ना कहीं ठेकेदार संघ ने इसको लेकर शिकायत की है और उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो आज का यही मुद्दा है कि क्या यहाँ पर टेंडर पर ही जीवन अटका हुआ है। जल जीवन मिशन ये है जिसके तहत इससे पहले भी हमने देखा था पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह ऐसा नजारा भी हमने देखा जहां पर नल तो है पर उसमें जल नहीं आ रहा है। तो ये सवालिया निशान उन अधिकारियों पर भी है जिन्हें पूरा जो है यहाँ पर टारगेट दिया गया है, लेकिन टारगेट कब पूरा होता है ये देखना बाकी है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सुभाष जाजी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शीशपाल सिंह बिष्ट कांग्रेस से प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं कपिल पायला जी, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले कपिल पायला जी आपके पास आऊंगी। ये जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसमें जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है या उनसे जवाब मांगा गया है, जानना चाहेंगे कि क्या आदेश है कोर्ट का? मैम, इसके पीछे एक कॉमन फैक्टर ये है कि इसमें जो इंजीनियर रहे थे, जो कि
उन्होंने ये टेंडर्स कैंसिल कर दिया आफ्टर गेटिंग कंप्लेंट्स कि इसमें अनियमितताएं हैं। जी। उन्होंने टेंडर को कैंसिल कर दिया। अब क्या है, इतने सारे टेंडर्स इशू करने के बाद कई लोगों के उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाते हैं, काफी सारे लोगों के उसमें इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं, जी। तो देयर आर चांसेस के दे हैव टू सफर लॉस। अगर ऐसे ही अनएक्सपेक्टेडली आप टेंडर्स कैंसिल कर दें, तो अब हुआ ये है कि आफ्टर मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट्स, आफ्टर मेकिंग सच अटेम्प्ट्स, जी। सम टाइम इट्स कम एज ए रिजल्ट कि आपको पता नहीं था, और ऐसे आप हो सकता है आपकी गलती रही हो सकता है आपकी गलती नहीं रही हो। अगर इसमें जिन लोगों को टेंडर्स इशू हुए थे, अगर वो हाईकोर्ट गए हैं, तो साफ सीधी बात है, उन्होंने हाईकोर्ट को बोला होगा कि उनकी ना कोई गलती थी, उनकी तरफ से ना किसी तरह प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं इस मामले में, और they have a very bona fide intentions behind the all actions। तो हमें ये समझना चाहिए कि सरकार इंजीनियर द्वारा इसमें जो भी अधिशासी अभियंता थे, उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो गलत है, और इसलिए हो सकता है कि हमें इररिपेरेबल लॉस, ऐसे लॉस जो कि पैसों की एवज में पूरे नहीं किए जा सकते, हमें फेस करना पड़े। इसी दलील को लेकर वो हाईकोर्ट गए हैं, और इसी दलील को लेकर हाईकोर्ट ने भी माना है कि दलील में दम है, इसलिए उन्होंने इसमें नोटिस इशू कर दिया है। जो भी रिस्पोंडेंट्स उसमें है, इंक्लूडिंग द चीफ इंजीनियर, उनसे भी जवाब मांगा गया है। जी ठीक है सर, आपके पास आऊंगे और डिटेल्स के लिए। सत्यवीर सिंह चौहान जी, पहले आपसे शॉर्ट में वक्तव्य लूंगी। ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं है, ऐसे कई जगह हैं जहां पर किसी न किसी तरीके की अनियमितताएं इस प्रोजेक्ट में आ रही हैं। दिव्या दर्शनी जी, सबसे पहले ये समझना होगा कि स्वतंत्र भारत में कि हम अगर देखा जाए तो कि अगर हम मानव जीवन की बात करें तो मानव जीवन जो पूर्ण रूप से अगर किसी पे अगर निर्भर है तो वो पानी के ऊपर निर्भर है, क्योंकि हमारी जो प्राइमरी जो नीड्स है, हमारी प्राथमिक जो आवश्यकताएं हैं वो पानी से। अगर हम शरीर की संरचना को भी देखें तो 75% के लगभग हम पानी, हमारा शरीर पानी का बना हुआ है। और इस जो जल जीवन मिशन जो योजना है, ये विश्व की सबसे सर्वाधिक जन कल्याण की योजनाओं को नामित किया गया है। चाहे आप विश्व के अनेक प्लेटफॉर्म पे चले जाएं जो कि जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की योजनाओं को भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में लाना अब बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसको अगर समझा भी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समझा जब 15 अगस्त को 2019 में उसको लॉन्च करते हैं। उससे पहले अगर आप देखें कि 2019 से पहले अगर पूरे भारत में अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखा जाए या जल से जल अगर उनको जल पहुंच रहा है, उसकी भी क्वालिटी चेक किया जाए। क्योंकि अगर क्वालिटी की बात करता हूं तो महत्वपूर्ण सबसे ये हो जाता है कि पानी के अंदर दो चीज़ें सबसे खतरनाक होती है, एक फ्लोराइड होता है और एक आपका आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक और फ्लोराइड इतना डेंजरस होता है कि जो छोटा बच्चा 5 साल से नीचे का होता है, अगर उसकी बॉडी में चला गया तो वो समझ लो कि वो मृत्यु के कागार पर है। अब और एक रिसर्च भी आई है जो कि नोबेल प्राइज विजेता है माइकल क्रेमर, उन्होंने जो अपनी टीम के साथ जो भारत के अंदर जिन्होंने उसकी सर्च करी, उसके बाद उन्होंने पाया कि भारत में जिस प्रकार से 1,30,000 के लगभग प्रतिवर्ष जो बच्चों की मृत्यु होती है 5 साल से नीचे, या तो आर्सेनिक या फ्लोराइड। तो इसमें जब जल जीवन मिशन की जब घोषणा की गई तो उसके अंदर ये महत्वपूर्ण रूप से इंगित किया गया कि पानी की जो क्वालिटी है उसकी किस प्रकार से उसकी रक्षा की जाए, किस प्रकार से उसको मॉनिटर किया जाए। इसी के तहत 21 लाख से अधिक महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया गया, उनको प्रशिक्षण दिया गया, उनको किट दिया गया कि लगातार वो पानी की क्वालिटी चेक करे जिससे कि उनको शुद्ध जल मिल सके। अब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आज आपने डिबेट रही है कि भाई यहाँ पर जिस प्रकार से अनियमितताएं पाई गई है, हाईकोर्ट तक ये विषय गया है, उसके बाद जिस प्रकार से आपने चर्चा का विषय रखा, मैं आपको बड़ा दृढ़ता से और बड़ा धैर्य से बताना चाहता हूँ प्रियदर्शनी जी, कोई भी अनैतिक कार्य होगा, चाहे वो सीधा का सीधा जनता से जुड़ा हो या अन्य व्यवस्था से जुड़ा हो, हमारी वो सरकार है जो
एक क्षण भी उसके लिए विलंब नहीं करेगी। कार्रवाई उसके ऊपर सुनिश्चित होगी, कानून सम्मत होगी और समय के अनुसार होगी। और कोई भी अगर इसमें इस षड्यंत्र में लिप्त पाया जाता है, माननीय कोर्ट के अंदर अभी मामला चला गया है, माननीय कोर्ट जो भी आदेश देता है उस कोर्ट के लिए हम प्रतिबद्ध है, उस पर कार्रवाई प्रत्येक क्षण करने को तैयार है। कोर्ट को जो हमसे सहायता चाहिए वो सहायता करेंगे। मगर सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 2019 के बाद अगर आप देखा जाए, जैसा कि मैंने एक आंकड़ा आपको बताया, 3.2 करोड़ केवल हमारे पास कनेक्शन थे। वो कनेक्शन भी ये थे कि उसमें क्वालिटी ऑफ वाटर इतनी बढ़िया नहीं थी कि जिससे कि हम अपने जीवन को सही से, या सबसे महत्वपूर्ण और एक है आप आऊंगी डिटेल में, पहले शॉर्ट में वक्तव्य सबसे ले लेती हूँ। शीशपाल सिंह बिष्ट जी, ये जो पूरा मामला सामने आया है वो कहीं ना कहीं सवाल उठाता है, क्योंकि सत्यवीर जी ने तो पूरा उसका बखान किया है, उस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो उसकी कमियां हैं उस पर बात करना जरूरी है। देखिए दिव्य दर्शनी जी, जो ये हर घर जल हर घर नल का जो नारा है, और अगर आपको कुछ समय पहले याद होगा, प्रदेश के समाचार पत्रों में बड़े बड़े अक्षरों में छपा था और स्टोरियां छपी थी कि जल जीवन मिशन के इस कार्यक्रम में ये बहुत बड़ा घपला है। गांव में अगर आप दूर दराज में जाएंगे, वहां अगर नल पहुंचा है तो उनमें जल ही नहीं आ रहा है, और जहां जल है वहां नल ही नहीं पहुंचे। तो ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस पर हम पहले भी डिबेट कर चुके हैं, और अब जो आरोप हम लगा रहे थे उनकी पुष्टि हो रही है कि भाई टेंडर हो रहे हैं, आप बताइए, और उसके बाद अनुबंध भी हो रहे हैं। आप ये इतनी बड़ी अनियमितता का मामला है, अनुबंध के बाद आप जो है किस आधार पे जो है टेंडरों को निरस्त कर रहे हैं, ये समझ से परे की बात है। अगर कहीं चूक थी, कहीं अगर खामी थी, तो अनुबंध से पहले वो पकड़ ली जानी चाहिए थी। अगर नहीं पकड़ी तो ये मुझे लगता है कि राजनीतिक दबाव में ही ये टेंडर निरस्त हुए होंगे, और इसीलिए उन लोगों को आधार मिला हाईकोर्ट जाने का। तो ये जो महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार का जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा है, उसमें विलंब होगा अनावश्यक रूप से। लोगों को जो सुविधा समय से मिलनी चाहिए, भाई वो तो अब पता नहीं कब होगा मामला। इसी तरीके से आप स्मार्ट सिटी में देख लीजिए, राजधानी देहरादून में 2018 से काम चल रहा है, और हर साल तारीख बढ़ती है, हर 6 महीने में तारीख बढ़ती है कि जो है अब ये काम पूरा होगा। तो क्यों पूरा नहीं हो रहा? हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ठीक है, भाई चहेतों को काम बांटा गया, और जो है वो काम पूरा नहीं करके वो भाग गए, फिर अगले पकड़ने आपको पड़ रहे हैं। तो ये खेल वही नहीं है। और इससे आगे दिव्य दर्शन जी, पुरोला में तो इससे बढ़ के हुआ। पुरोला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जाकर के वहां पे घोषणा करी, पैसा भी रिलीज हुआ पुरोला के विकास के लिए, उसमें टेंडर भी हुए, 40% काम भी हुआ, और उसके बाद मुख्यमंत्री की जो घोषणा था वो पैसा वापस ले लिया गया। अब वो लोग भी हाई कोर्ट के में, आप बताइए, जांच हुई, जांच में पाया गया कि 40% काम हो गया, तो वो लोग कहां जाए जब उनके टेंडर हो गए, अनुबंध हो गए। तो ये तो मनमानी चल रही है। जब लग रहा है कि हमारे चहेतों को काम नहीं मिल रहा है और टेंडर जो है दूसरों लोगों को मिल गए हैं, तो ये सारा खेल है। आप इसको समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो उस पे भी अनुबंध जवाब होने के देंगे बाद भी जो है टेंडर निरस्त हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ऐसे थोड़े ना कह रहे हैं कि 40% कमीशन के बिना किसी विभाग में काम नहीं हो रहा। और ये विभाग हर विभाग के काम। पहले सुभाष झा जी के पास जाके उनका वक्तव्य ले लेती हूँ। सुभाष झा जी, ये जो पूरा मामला निकल कर सामने आया है, आपके अकॉर्डिंग क्या आप समझते हैं इस मामले से? देखिए, सबसे बड़ी बात कि टेंडर जब हो गया और सबको जब आप दे दी गई ठेकेदारों को, तो मुझे लगता है उससे पहले ही सारी प्रक्रियाओं का पालन हो जाना चाहिए था। और अगर नहीं हुआ तो सरकार को इस पर सख्ती से देखना चाहिए कि आखिर ये कौन लोग हैं जो ऐसा अनियमितता किए। लेकिन इसका घाटा क्या हुआ सो समझिए। उत्तराखंड का सबसे बड़ा घाटा ये है कि अभी बारिश के बाद यहाँ ठंड आ जाएगी। यहाँ नवंबर के बाद फिर कोई काम करना पहाड़ में मुश्किल हो जाता है। कई जगह बर्फबारी होती है जहाँ आप पानी पहुंचा नहीं सकते, जहाँ आप ले नहीं जा सकते। उसके बाद जब बर्फबारी खत्म होती है तो उसके बाद चारधाम यात्रा का सीजन शुरू होता है। उत्तराखंड का जो मेन काम करने का जो समय होता है वो या तो अप्रैल है, या फिर इधर सरकारी मशीनरी इधर काम करती है। फिर 2024 में चुनाव आ जाएंगे। यानी कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसी लॉबी सक्रिय था जो चाहता होगा कि ये टेंडर हमें मिले, और इसके साथ ही वो ये भी चाहता होगा कि ये काम जो है लंबा खींच जाए, क्योंकि फिर उसके बाद चुनाव आ जाएगी। पूरी मशीनरी अब आप समझ लीजिए कि
2-3 महीने बाद से सरकार की पूरी मशीनरी चुनाव को कंडक्ट कराने में लग जाएगी। सच्चाई ये है जी। इस परिस्थिति में अगर ये काम नहीं हुआ तो ये छोटा मसला नहीं है, ये बहुत गंभीर मसला है। और मुझे लगता है कि इससे बाहर निकलना होगा धामी जी सरकार को। आप देखिए कि आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो इन्होंने ये काम किया, जो हम ये उत्तराखंड के लिए जीवन की संकट है, क्योंकि जल ही जीवन है। दूसरी बात ये कि ये ठेकेदारी व्यवस्था ये तमाम भाजपा के ये कल्चर में शामिल हो चुका है। 6 साल 7 साल से ये सरकार है यहाँ, इससे आप अपने को अलग नहीं कर सकते कि तमाम काम यहाँ काम लटक जाते हैं। यहाँ काम आज किसी के पास है, कल किसी के पास चला जाता है। अभी बात हो रही थी, हम 1-2 दिन पहले जहाँ थे इसी मुतालिक बात हो रही थी। उन लोगों का कहना था कि एक खास लॉबी को देने के लिए ये जो है निरस्त किया गया है ताकि उन लोगों को ये काम दिया जाए। अब एक खास लॉबी को देने के लिए आप समझ रहे हैं कि 11th आवर में आप किसी चीज को बैक कर रही हैं, ये करना संभव है। और उसमें जो उनका खर्चा हुआ, जो टाइमिंग का खर्चा हुआ, जो बीच में थोड़े से काम हो गए होंगे 25%, 20%, 30%, 40%, इन सारे ये अराजक स्थिति है, इससे बचा जाना चाहिए था। बिल्कुल। सत्यवीर जी, जब एक टेंडर की प्रक्रिया होती है, टेंडर की प्रक्रिया में तमाम वो जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको मॉनिटर किया जाता है, बारीकी से देखा जाता है। जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं उस चीज से, उसके बाद अनुबंध की बारी आती है। यहाँ सेटिस्फैक्शन भी दिखा दिया गया, अनुबंध भी कर दिया गया, उसके बाद ये कहा गया नहीं जी अनियमितताएं थी, उसमें पारदर्शिता नहीं थी, इसलिए टेंडर भी रद्द कर दिया गया, अनुबंध तो फिर कैंसिल ही हो गया। तो आखिर प्लानिंग किस बात की है? दिव्या दर्शनी जी, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के अंदर पिछले 6 वर्षों में जिस प्रकार से हमारी सरकार चली है, बिना करप्शन के सरकार चली है। अगर हम करप्शन में लिप्त होते, भ्रष्टाचार में लिप्त होते, इन आरोपों से भी हम भी ग्रसित होते। जिस प्रकार से कांग्रेस ग्रसित थी, कदम कदम पर भ्रष्टाचार था, मुख्यमंत्री आवास तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। अगर हम भी इसी प्रकार से कार्य करते तो ये हमारे पक्ष में 2022 के चुनाव ना आते। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि जल जीवन मिशन, इसको केवल ये नहीं है कि इस काम को कंप्लीट कर देना है, उसके बाद कि उसका कोई देख रेख नहीं रखनी है, उसके रखरखाव की पूरी जिस प्रकार से व्यवस्था की गई है। मैंने आपको बताया कि 21 लाख से अधिक महिलाओं को, मतलब कि महिलाओं को सीधा का सीधा जोड़ा गया है, कि इस कार्य से जोड़ा गया है कि भाई उसकी देखरेख, उसको प्रशिक्षण, उनको खास करके किटें दी गई है कि वो पानी का किस प्रकार से प्रशिक्षण कर सके, कितना उसका लेवल आर्सेनिक क्या है, तो आए सर पहले तभी तो टेस्ट पानी आ करेंगे रहा आप। है। सुनो, मैं आपको बता देता हूँ, मैं जिस गांव से, जिस विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ, विधानसभा की बात कर लेता हूँ, प्रत्येक गांव जहां तक अभी तक काम पूर्ण हो चुके हैं वहां तक पानी पहुंच रहा है। यही नहीं, गांव से जो दूर हमारे खेड़े होते हैं, छानी होते हैं, उन तक को पाइप लाइनों से जोड़ा गया। और 2023 में आपको बता दूं, एक महत्वपूर्ण फैसला इस स्कीम के तहत किया गया। जिन स्रोतों से पानी जा रहा है उसके रखरखाव की किस प्रकार से व्यवस्था करनी है, उसके लिए भी इस 2023 में अमेंडमेंट किया गया। लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। और मैंने आपको कहा कि भारत में अगर 2019 से पहले देखें, मात्र 3.2 करोड़ जल से नल जाता था। उसकी क्वालिटी भी जब एक रिपोर्ट आती है कि बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, उसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा इतनी अधिक थी, तो आप उसके बाद देख लीजिए कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको अपने हाथों में लिया, जिस प्रकार से स्वच्छता मिशन को लिया। सर ये तो काम है आप लोगों का कि आप बेटर लिविंग प्रोवाइड करवाएं। सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और हो जाती है कि जल तो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल जनित जो रोग होते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और डायरेक्टली वो लीवर अन्य चीजों को इफेक्टेड करते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज अगर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि जल जीवन मिशन के माध्यम से जब इस स्कीम को बनाया गया, इस स्कीम को बनाने का ध्येय था कि किस प्रकार से राज्यों को लेवल बढ़ाया जाए। आप जैसे हम हिमालयन राज्य में आते हैं, इसी प्रकार से जितने भी हिमालयन राज्य है उसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया, उसके स्ट्रक्चर को, वित्तीय पोषण को इस प्रकार से डिफाइन किया गया कि 90% जो पैसा देगा वो सेंटर देगा, मात्र 10% का बोझ हमारे ऊपर रखा गया। अगर 100 रुपए का काम, यही तो प्लस पॉइंट है सर हमारे राज्य के साथ कि हम हिमालयी प्रदेश है, क्योंकि हिमालयन प्रदेशों के अपने ही जो नेचुरल स्रोत होते हैं वो इतने सारे होते हैं। आप देखिए कि अभी कितने नेचुरल स्रोत ऐसे हैं जो सूखने लगे हैं, जिनमें पानी नहीं आ रहा है। आप पहाड़ की तस्वीर देखिए, हम रोजाना खबर ऐसी दिखाते हैं कि वहां पर बच्चियां स्कूल पढ़ने नहीं जा पा रही क्योंकि वो 4-4, 10-10 किलोमीटर से जो है पानी भर के लेकर आ रहे हैं। अब भी ऐसी तस्वीरें हैं सर। आपकी विधानसभा की बात नहीं कर रही हूँ नहीं, पूरे उत्तराखंड की बात कर लेता हूँ। मैंने फॉर एग्जाम्पल एक आपको दिया, मैं पूरे उत्तराखंड की बात कर लेता हूँ। जब आपने महिलाओं से बात करी, आप वैसे तो महिला सशक्तिकरण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना बल और जितना अपना सामर्थ्य लगातार काम कर रहे हैं, किस प्रकार से महिलाओं को मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, चाहे अपने
कैबिनेट के माध्यम से उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया हो, या भारत की पहली जनजातीय महिला को राष्ट्रपति बनाना हो, वो इस तमाम योजना से कार्य जुड़ के बात लगातार करते मैं हैं। बताना चाहता हूँ। और जब इस वित्तीय पोषण का आधार रखा गया कि जो मैंने आपको बताया कि पहाड़ी राज्यों में तो 90-10 का परसेंटेज रखा गया, वही स्ट्रक्चर की किस प्रकार से प्लेन के जो एरिया उनको भी 50 के प्रतिशत के लगभग रखा गया। एक महत्वपूर्ण जो है दिव्य दर्शनी जी, हम रोज बात करते हैं कि रोजगार सृजन होने की बात। आईएमए की रिपोर्ट आई है, बेंगलुरु आईएमए की रिपोर्ट जो आई है, उसने क्या कहा है, 1,47,55,980 लोगों को प्रतिवर्ष इस योजना के माध्यम से हम सीधा रोजगार दे सकते हैं। औसतन प्रतिवर्ष हम 29,51,111 लोगों को रोजगार मिलता है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी रोजगार सृजन करने की एक योजना है। एक तरफ रोजगार आपका सृजन हो रहा है, एक तरफ से आपका आर्थिकी मजबूत हो रही है, एक तरफ से आपको स्वच्छ जल मिल रहा है, एक तरफ से आपकी महिलाओं का जो जिस प्रकार से वो अपने समय की बचत कर रही है, उस समय का उपयोग अपने दूसरे आर्थिक गतिविधियों में कर सकती है। उन बच्चियों को स्कूल नहीं छोड़ा पड़ेगा जो स्कूल जाने के छोड़ दी। एक मिनट कंप्लीट कर देता हूं। लेकिन अभी आपने सुना ना सुभाष झा जी को, आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि कौन सा टाइम होता है काम करने का, आप कब करेंगे सृजन? आप विंटर्स में कर नहीं सकते क्योंकि पाइपलाइन में जो पानी आता है वो जम जाता है कई जगहों पर क्योंकि बर्फबारी होती है। बारिश में आप कर नहीं सकते, ये वो टाइम होता है टेंडर निरस्त हो जाते, तो आप कब आप एम्प्लॉयमेंट देंगे? मैं ये कहना जो तो हमारा, मैं क्या चाहता हूँ, मैक्सिमम हमारे 2-3 एरिया ही है जहां पर इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। या तो हर्षिल की जो सुदूरवर्ती वादियां है, या पिथौरागढ़ के जो वाली वादी जो आउटर में है, या आपकी धारचूला, या फिर आपका केदारनाथ बद्रीनाथ की है। बाकी वहां पे काम तीव्र गति से हो रहा है। और इस समय जो जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर जल जीवन मिशन के माध्यम से लगातार बहुत तीव्र गति से काम हो रहा है, जहां अनियमितताएं पाई जाएगी, मैं फिर कह रहा हूं कि समय समय पर जहां पर ये रोग उत्पन्न हुआ है, उस रोग को किस प्रकार से नेस्ता नाबूद किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार उस तरफ काम कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी विभाग में जिस प्रकार से ये रोग है, उस रोग को किस प्रकार से समाप्त किया जाए, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। वो किसी भी चीज को छुपाने का, किसी भी फाइल को दबाने का काम नहीं कर रहे। जनता के सामने और मीडिया के माध्यम से कैसे लोगों तक आए, वो बिल्कुल सामने प्रतिबिंब होता हुआ दिख रहा है। और मैं आपको फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लोगों तक स्वच्छ जल कैसे पहुंचाया जाए। और 2023 में जिस प्रकार से महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किया गया कि जल स्रोतों को किस प्रकार से रखरखाव किया जाए। एक बात आपने कहा कि जल स्रोत सूख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस स्कीम में सबसे महत्वपूर्ण ये काम किया गया, उस जल स्रोत की पहले मैपिंग होती है, उसका लेवल चेक होता है, कितना पानी है, ये पानी देने योग्य है, ये स्रोत है कि नहीं है, इसकी डेप्थ क्या है, वो सब चीजों को टेक्निकली कैसे यूज किया जाए, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाए, इस योजना में इस चीज का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से ध्यान रखा गया है। इसीलिए ये योजना सफल होती हुई जा रही है। ठीक है, मैं आपसे उस के आंकड़े भी मांगूंगी कि आखिर कितनी मैपिंग अभी हो चुकी है। कपिल जी आपके पास आऊंगी। सर, जिस तरीके से यहाँ पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, हाईकोर्ट को अप्रोच किया गया है इस पूरे मामले में, अमूमन अगर बात करें ऐसे केसेस में क्या होता है, क्योंकि आपका टेंडर हो गया, अनुबंध हो गया, फिर वो निरस्त हो गया, तो जो आप रिसोर्सेज की बात कर रहे हो वो इम्पैक्ट होते, तो ऐसे में अमूमन डिसीजंस किस तरफ होते हैं? इंडिविजुअल जिन लोगों को टेंडर कैसे होते हैं, जो लोग अप्लाई करते हैं इसके लिए, जो लोग अपना बडी इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं जी, उनका भी इंटरेस्ट देखना है। हाई कोर्ट को जो आम जनता है, जिनके भले के लिए ये सारे टेंडर इशू होते हैं, उनका भी इंटरेस्ट देखना है, इंटरेस्ट देखना है। और साथ ही साथ हाई कोर्ट को सारी मॉनिटरिंग भी करनी पड़ जाएगी। अगर क्योंकि मामला हाई कोर्ट में जा चुका है, तो हाई कोर्ट को मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी कि इसका रोल क्या रहा। क्योंकि आपको देखिए, एक बात समझने की बहुत जरूरत है, जल जीवन मिशन अच्छा है या बुरा है, इसके कितने फायदे हुए पूरे देश में, ये बहुत ही अलग बात है। अभी हाल फिलहाल में जो मामले देखिए, इसके अलावा भी मानाखेत बागेश्वर इलाके को लेकर जो वहाँ पे पाइपलाइन से वगैरह बिछाई गई है उस मिशन के अंतर्गत, उसको लेकर भी पीआई दाखिल हुई है हाईकोर्ट में। उनके भी केसेस की चीज आपके सामने चल रहे हैं। तो यानी कि उत्तराखंड में जल जीवन मिशन को लेकर अनियमितताएं या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, ये बात माननी ही पड़ेगी। इसमें दूसरी बात यह है कि मामला, अब बात आपसे पूछी गई ऐसे में फैसले क्या आते हैं, हाईकोर्ट को कई सारे पक्ष देखने हैं। एक बात, एक बड़ा ही एक नेचुरल जस्टिस का कानून है कि क्या किसी को उसकी बात पूरी तरह से सुनी गई नहीं सुनी गई। जिन लोगों जो ये टेंडर जो
कैंसिल हुए हैं, अब हाईकोर्ट को देखना है कि क्या जिन लोगों को टेंडर इश्यू हुए थे उन लोगों को उनकी बात रखने का मौका दिया गया है, नहीं दिया गया है। क्या उन लोगों के इसमें रिप्लाई आए या नहीं आए? क्या उन लोगों की तरफ से भी गलती थी या नहीं थी? क्या उन्होंने टेंडर इश्यू होने के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट विभाग को जमा करने होते, क्या उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ नहीं थी, या केवल कहीं और क्योंकि अनियमितताओं का आरोप लग रहा था प्रशासन पे और कहीं और आरोप लग रहा था और उसकी सजा क्या इन लोगों को तो नहीं दी गई? हाईकोर्ट को ये भी देखना होगा। बिल्कुल। अब हाईकोर्ट ये पाती है कि किसी भी कारणों से इन टेंडर्स को कैंसिल करना जरूरी था, लेकिन जिन लोगों के जो लोग याचिका है या याचक है इस केस में, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं थी, तो हो सकता है कि हाईकोर्ट उनको कंपनसेट करने का ऑर्डर करे। अल्टीमेटली अगर उनको कंपनसेट भी किया जाता है तो पैसा जनता का ही तो जाएगा। ठीक है, लेकिन कपिल जी यहाँ पर एक चीज और छोटी सी जानना चाहूंगे, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कोर्ट में केसेस बहुत लंबे वक्त तक चलते हैं, बैक एंड फोर्थ बहुत ज्यादा होता है। ऐसे केसेस में डिसीजन की अगर हम बात करें, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में, कितना टाइम लग जाता है? क्योंकि फिर टाइम भी हमें देखना पड़ता है कि योजना का टाइम बाउंड पीरियड होता है। अगर ये फैसला उसके बाद आएगा तो शायद कहीं ना कहीं पैसे तो जाएंगे ही, टाइम की भी बहुत बर्बादी होगी। मैडम अब प्रेजेंट केस नहीं, जैसे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो अगली तारीख है वो सितंबर की है, 1 से 2 महीने की डेट इसमें मिलना बहुत ही नॉर्मल बात है। अब ऐसे में बीच में कि कौन किसी को अगर लगे किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ हो, वो अपनी कोई एपीटी फाइल कर दे, अपने आप को पार्टी बनाने के लिए केस को फाइल कर दे, तो ये तो एक तो बहुत बार इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है कि कहा नहीं जा सकता कि डिस्पोजल होने में कितना टाइम होगा। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैटर डिस्पोज हो गया, लेकिन जिन कारणों की वजह से मैटर चल रहा था वो मैटर ही खत्म हो गए। बहुत बार तो ऐसा भी होता है। हाँ, नुकसान इसमें आम जनता का है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए मैडम, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति वास्तव में अलग है। पहाड़ों पे ऊपर तक पानी पहुंचाना नीचे से, वैसे उत्तराखंड में होंगे पानी के रिसोर्सेज बहुत सारे होंगे, लेकिन लोग तो बहुत ऊंचाई पर रहते हैं ना। अब ऐसे लोगों को ऊपर तक पानी पहुंचाना, ऐसी जगहों पर दुर्गम स्थानों तक पानी पहुंचाना अपने आप में काफी चैलेंजिंग टास्क है। बिल्कुल, टास्क चैलेंजिंग है, इसलिए जो भी जुड़े हुए विभाग के लोग हैं उनका काम भी बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाने चाहिए ना। आपने क्योंकि कहीं और अनियमितताएं थी, उन कारणों के कारण अगर आपने ये टेंडर कैंसिल कर दिए तो अपने आप से काफी गलत बात है। तो हाई कोर्ट को देखना पड़ेगा और वो देखेगी कि जो इनकी तरफ से जिन लोगों के खिलाफ टेंडर इशू हुआ है, क्या वाकई में तो इनकी गलती थी नहीं थी। ठीक है, ठीक है शीशपाल जी। तो ठीक है शीशपाल जी, आप लोग आरोप तो बहुत लगाते हैं, लेकिन क्या आप इस बात की तारीफ नहीं करेंगे कि जल जीवन मिशन से इतने लोगों को पानी मिला है और जो काम यहाँ पर किया जा रहा है? आपको बता दें कि इससे पहले जो 2019 में जो स्थितियां थी वो थी इस तरीके की कि कई जगहों पर नल नहीं पहुंच पाए थे, जल तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब जल जीवन मिशन के थ्रू जो है पहाड़ों में पानी पहुंच रहा है, गलत है क्या? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना थी, लेकिन जिस तरीके से ये अपने उद्देश्यों में विफल रही है, ये भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गई है। गांव में आप जाइए ना, दूर दराज, लगातार मैंने कहा समाचार पत्रों ने पूरी सीरीज छापी है जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार पर। कहाँ है जल, आप बोलिए? अगर नल पहुंचा तो जल ही नहीं है, जल पहुंचा है, जल है वहां तो नल ही नहीं है। तो ये खाली कागजों में जो बड़े बड़े आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, धरातल पर इनकी सत्यता है ही नहीं है। तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अब इसकी पुष्टि हुई है। किस तरीके से चहेतों को काम देने की होड़ लगी हुई है, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें शीशपाल जी, आंकड़ों की अगर बात करें, आंकड़ों की अगर बात करें, आप रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 से पहले जो है 1,30,000 ग्रामीण घरों में पानी पहुंचता था, लेकिन अगर बात करें 28 महीनों की तो फिर 6 लाख ये आंकड़ा पहुंच गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये आंकड़ा बड़ा है? बेशक इसमें अनियमितताएं हैं, पर पूरी तरह से फेल नहीं कह सकते ना। नहीं दिव्य दर्शनी जी, देखिए आंकड़ों में तो आज प्रदेश जो है देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित होने वाला है, लेकिन आपको ऐसी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। 2018 में इन्वेस्टर मीट उत्तराखंड
में होता है। 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का जो है प्रदेश की जनता को सब्ज बाग दिखाई दिया। कहाँ है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए? आप बताए कहाँ उद्योग लगे इस राज्य के अंदर? अब दोबारा से इस प्रकार की बात हो रही है। और किस तरीके से भ्रष्टाचार है राज्य में, जरा बता दूं मैं आपको। 30 करोड़ रुपए ऐसे लोगों को कोऑपरेटिव बैंकों ने बांट दिए जो उत्तराखंड के हैं ही नहीं। उत्तराखंड से उनका कोई सरोकार ही नहीं है, कोई जांच नहीं हुई, कोई पड़ताल नहीं हुई। वो पैसा जो है एनपीए हो गया, वो लोग अब ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं। तो किस तरीके का खेल यहाँ राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं? अरे हमारे नौजवान लगातार पलायन कर रहे हैं, लोग मजबूर है। आप उनको अगर ये पैसा देते तो गांव में कुछ रोजगार करते। लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पता नहीं कहां कहां के लोगों को पैसा बांट दिया, लेकिन राज्य के नौजवानों को पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरा, आपको अगर याद होगा, माननीय हाई कोर्ट ने अभी पीछे स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी कि 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है खनन माफिया के साथ जो है साठगांठ करने से। तो आप बताइए। और भ्रष्टाचार की बात मनवीर जी कह रहे थे, भाई आपको पता होगा कि कौन मुख्यमंत्री है जिसके कार्यालय से उनका पीआरओ खनन ट्रक छुड़ाने के लिए पत्र लिख रहा था। आप दिखाने के लिए कार्रवाई करते हैं, फिर 1.5 महीने बाद पीआरओ साहब को बहाल कर देते हैं। तो ये प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है, आपकी जो कथनी करने का अंतर वो देख रहे हैं। और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नगर निगम से तो रिकॉर्ड गायब हो गया लोगों के राजस्व का, और उसमें एफआईआर लग जाती है कि साहब जो है वो फाइलें मिली नहीं रही है। किस तरीके से जो है यहाँ पर नगर निगम के मेयर के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगे कि पान की दुकान से, चाउमीन की दुकान से करोड़ों का किस तरीके से संपत्ति खड़ी कर ली। जांच बिठाई गई उनके ऊपर, आप बताइए। तो किस पारदर्शिता की बात आप कर रहे हैं? ठीक है सुभाष। तो ये प्रदेश की जनता भली भांति से देख रही है आपके कथनी करने का अंतर। और बड़ी लंबी फेहरिस्ती है। सचिवालय से भ्रष्टाचार की फाइलें किस तरीके से गायब हो रही है, आप बताइए। और एक फाइल नहीं हो रही, कई फाइलें गायब हो गई, चाहे वो बीज घोटाले की फाइल हो, शस्त्र लाइसेंस की फाइल हो, दूसरी कई फाइलें हैं। तो ये तो नगर निगम से शुरू हुआ और सचिवालय तक पहुंच गया फाइलों के। ठीक है शिवपाल जी, आऊंगी आपके पास सर। सुभाष झा जी के पास ये अंतहीन कथा है। ठीक है सुभाष झा जी, जिस तरीके से सत्ता पक्ष का काम है अपना काम बताना, अपने काम की बड़ाई करना, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन यहाँ पर जो मामले ऐसे आते हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं इग्नोरेंस बरती जा रही है, जिसका ये जीता जागता उदाहरण है। तो पौड़ी का एग्जाम्पल है, ऐसे कई जगह होंगे जहाँ पर इग्नोरेंस है। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है, इस चीज को मानना पड़ेगा हमारे चौहान जी को। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जिस स्तर पर काम होना चाहिए, चाहे वो स्मार्ट सिटी का काम हो, चाहे जल नल योजना का काम हो, या सरकारी और भी जो काम यहाँ होते हैं वो हो, जब आप टाइम ओरिएंटेड, टाइम बाउंडेड काम नहीं करेंगे और इसके लिए आप व्यवस्था को चाक चौबंद नहीं करेंगे तो कोई भी काम होना मुश्किल है, एक बात। दूसरी बात, आप सोच करके देखिए कि जो हमारा उत्तराखंड, जहाँ की भारत की प्रमुख नदियां, बड़ी बड़ी नदियां, लोगों को हम जल देते हैं, यहाँ से जल जाता है। वहाँ के मुझे ताजुब होता है, मैं गांव में जाता हूं तो मुझे तकलीफ होती है कि मैं देखता हूं कि गागर लेकर महिलाएं 4-4 किलोमीटर पहाड़ चढ़ रही हैं, उनके पास पानी नहीं है। निश्चित तौर पे ये योजना जो सरकार ने बनाई, केंद्र सरकार की जो योजना थी, ये स्वागत योग्य योजना था और यहाँ बहुत बड़ी क्रांति आ जाती और आ जाएगी अगर ये जल नल योजना सफल रहा तो। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ सबसे ज्यादा, यहाँ आपने जो काम सबसे ज्यादा संवेदनशील काम है, जिसमें दो काम, यहाँ अगर पलायन है, जिस पलायन की आप बात करते हैं, और शहरों में भीड़ है, पहाड़ के लोगों की, बाहर के लोगों की, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण लोगों को पानी में कठिनाई भी है। बाकी तो कारण है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, लेकिन एक पानी की कठिनाई भी, उन्हें पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। नदी के लिए बहुत नीचे पानी उतरना पड़ता है, फिर बहुत ऊपर जाना पड़ता है। सवाल ये उठता है कि आप समझ रहे थे इन सारी परिस्थितियों को, आखिर वो कौन सी परिस्थिति थी कि आपने टेंडर जारी किया और फिर वो कौन सी परिस्थिति अकस्मात आ गई, आपने इसको ब्लॉक कर दिया, आपने को हेल्ड अप किया। सवाल ये उठता है और ये बताता है, ये दर्शाने के लिए काफी है कि इसका मतलब आप लोग घोर लापरवाह लोग हैं, आपकी कार्यशैली जो है वो घोर इग्नोरेंस वाली है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, आपके अंदर संवेदनशीलता की कमी है। अगर किसी चहेते ठेकेदार को ही देना था, ये काम पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब आप जब किसी को आपने दे दिया, फिर किसी के कहने पर आप जब उससे पीछे हट रहे हैं, सवाल ये उठता है कि आप ये समझिए कि ये मेरा ये मानना है कि अब ये काम 2025 में होगा, 2024 में तो होने नहीं जा रहा है। ये बात आप नोट करके रख लीजिए। जी
सत्यवीर इसलिए इस जी। पे ध्यान देने की जरूरत है। जी सत्यवीर जी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ पौड़ी का, क्योंकि मामला आया है। मई के महीने में पौड़ी के डीएम खुद अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं और वो कहते हैं कि जो है 15 जून तक आप काम खत्म कर लीजिए, काम पूरा कर लीजिए, वरना आपकी जो है तनख्वाह काट दी जाएगी और आपकी कंप्लेंट्स होंगी। इस तरीके की बहुत सारी चीजें कही गई थी और ये भी जो लक्ष्य रखे गए थे उनको भी पूरा करने की बात कही गई थी। जब इतने सारे, खुद मुख्यमंत्री ने मीटिंग ले ली है, ऐसे संधू ने मीटिंग ले ली है, खुद डीएम्स मीटिंग ले रहे हैं, उसके बाद ऐसी लापरवाही एक्सपेक्टेड नहीं है सर? दिव्य दर्शनी जी, सबसे महत्वपूर्ण इस चर्चा में एक विषय निकल के आया कि कितनी महत्वपूर्ण योजना है जिसकी कि सभी लोग कह रहे हैं कि भाई ये योजना मानव जीवन से कितनी जुड़ी हुई है, कितनी आवश्यकताएं इसकी है। तो ये संतोष होता है कि हमारी योजनाओं को कहीं ना कहीं आज ये जिस प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं, एक समय ये था कि ये विफल हो जाएगी और ये योजना किस प्रकार से लगातार साकार होती हुई जा रही है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली, मुख्य सचिव ने बैठक ली, डीएम ने बैठक ली, अन्य अधिकारियों ने बैठक ली। यही तो सरकार चलाने का तंत्र होता है कि जब ऊपर से लेकर प्रत्येक अधिकारी की किस प्रकार से मॉनिटरिंग की जाए, किस प्रकार से उसके कार्यों को आवंटन किया जाए। अगर कहीं अनियमितता पाई जाएगी उसमें वो रूटीन चेकअप में आ जाएगा। वो चेकअप में आया तो आपके सामने आया, हम चर्चा में बैठे, कौन सा हम चर्चा से घबरा रहे हैं, उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी, कोर्ट में मामला संज्ञान में है, कोर्ट जैसा आदेश जिस प्रकार से जो सामने तथ्य निकल के आता है। तमाम विषय उत्तराखंड के अंदर हुए। कांग्रेस के कालखंड में पाले गए जितने भ्रष्टाचार अधिकारी है, जितने भ्रष्टाचार के सफोले थे, सारे के सारे बाहर आ रहे हैं और सारे के सारे जेलों के अंदर जा रहे हैं। कितने अधिकारियों पे मैं बता देता हूँ, मैं छोटे अधिकारियों के नाम तो बोलूंगा नहीं, रामविलास यादव से लेके सर, वो IFS उत्तर प्रदेश के मामले में थे, वो उत्तर प्रदेश के मामले चलो में। छोड़ जी। दीजिए, उसको छोड़ दिए। IFS ऑफिसर है, वो तो छोटा नहीं होता है, उसको भी जेल के अंदर पीछे डालने का काम किया। और अभी जिस प्रकार से रजिस्ट्रार ऑफिस में दिक्कतें आई, वहां पर भी कार्रवाई हुई। नकल अधिकारी पे कार्रवाई हुई? किस अधिकारी बताइए ना? अटैच कर दिया उसको। अब उसके ऊपर हो रहा है, कानून सम्मत काम होगा, नियम के अनुसार काम होगा। कानून है, भारत में संविधान है, उसके अनुसार काम होगा। नकल माफियाओं को किस प्रकार से कुचला गया, उसके बाद देख लीजिए, 1 महीने में एग्जाम होता है, 1 महीने में रिजल्ट आता है, उसके बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो। इस प्रदेश में वो सब कार्य किए जा रहे हैं जो कांग्रेस के कालखंड में इस प्रकार से तांडव मचाया गया था। यहाँ तो दायित्वधार भी बाहर से आए गए इन्होंने, हाजिल शकील कुरैशी को, जिसके क्या ऊपर बात कर रहे हैं? हर 5 साल में तो सरकार बदली है, यहाँ पे से काफी लोगों ने तो मिथक तोड़ा है। कहाँ बदली है? क्या अब बात देखो कर ना, रहे हमने हैं? इसी रिकॉर्ड बार तोड़ की दिया। मिथक टूटा है हाँ, आप लोगों ने, वरना हर 5 साल बाद तो यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी थी। जनता ने समझ लिया है कि वास्तव में उत्तराखंड का विकास कौन कर सकता है। ये केंद्र वाली बात मत कीजिए ना सर, कि यहाँ पर कांग्रेस का शासनकाल और बीजेपी का। अरे हमारे समय कालखंड में तो देख लीजिए किस प्रकार से प्रगति कर रहा है। एक मैं विषय करना चाहता हूँ, अभी शिषपाल जी कह रहे थे कि भाई जल से नल नहीं पहुंचा। मैं तो लगातार आपके चैनल पे माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लाइव ही स्क्रीन पे जो चल रही है, पीछे जो महिलाएं पानी भर रही है, बच्चियां पानी भर रही है, उसमें तो पानी आ रहा है। और वही ये सब आप जगह की तस्वीर नहीं है ना सर? अरे तो आपको वो तस्वीर लगानी चाहिए थी। अब वास्तविकता ये है कि सब जगह पानी आ रहा है, इसीलिए HNN भी लगा रहा है, वही तस्वीर लगा रहा है। मैं तो बाहर की कोई तस्वीर नहीं बता रहा हूँ, छोटा सा बच्चा और ये वो बच्चे जल जीवन मिशन दिखाने के लिए आप कौन सी तस्वीर लगाई है? चलिए बताइए। और आप दिखा आप जल जीवन मिशन कह रहे हैं तो कौन सी सूखे नल की तस्वीर लगाए सर? कोई है ही नहीं सूखा नल, इसी तो कह रहा हूँ मैं। आप भी स्वीकार कर रहे हो, आप बात कर रहे हो अनियमितता की। और दूसरा एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आज की डेट 2023 की मैं बात कर लूं, 2023 का ये आपको आंकड़ा दे देता हूं, पर सेकंड एक नल जल से कनेक्ट हो रहा है। मैं आपको आधिकारिक रिपोर्ट कर रहा हूं, भारत सरकार की रिपोर्ट कह रहा हूं। और पर सेकंड एक कनेक्शन मिल रहा है। और अभी तक मैं आपको बता, पूरे भारत को पूरा भारत का बता रहा हूं, मैं आपको डेटा तक दे रहा हूं। मैं अभी तक 86 आधिकारिक डेटा बता रहा हूं। और ये नहीं, ये मेरे भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का आंकड़ा है। 86,894। आप चेक कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, आज बहुत सस्ता नेट है। और मैं आपको एक बता दूं, इसमें भी 5 राज्य पूर्णतः जल जीवन मिशन से जुड़ चुके हैं। गोवा, हरियाणा, तेलंगाना और आपका गुजरात। इस और आपके जो खासकर की जो आपके यूनियन टेरिटरी है, दादर नागर हवेली हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये सारे हो गए, पंजाब भी हो गया। अच्छा चलिए, आप देखिए कि आपने बता दिया। अब मैं छोटी सी एक और बात बताती हूं, एक छोटी सी बात सुन लीजिए। जो सचिव हैं पेयजल विभाग के, वो मीटिंग लेते हैं, वो कहते हैं जो आपकी पहली किस्त है वो 31 जुलाई तक आप खर्च करिए ताकि दूसरी किस्त आए। अब यहाँ पर टेंडर में आपने रोक लगा दी, टेंडर निरस्त हो गए, आपके जो अनुबंध हुआ था वो कैंसिल हो गया, तो आपकी किस्त कहाँ खर्च होगी सर? आप फंड कैसे यूटिलाइज करेंगे जब आपका काम ही नहीं होगा? तो मैं सरकार के संज्ञान में सारा विषय आ गया है, अब तो कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। मगर सरकार को जो अपने तहत से जो सूचना एकत्रित करनी है, जांच दायरे में जो आएगा वो सामने आएगा। एक विषय और कहना चाहता हूं मैं, अभी ये तो जल जीवन मिशन चल ही रहा है,
उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में दो योजनाएं बहुत जो भी कारगर सिद्ध हुई है और जो बहुत बड़ी स्कीम पे चलाई गई है। एक तो मसूरी में जो आपने देखा है कि यमुना जी से पानी किस प्रकार से लिफ्ट किया गया, वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत नहीं है, वो उससे बाहर है। मतलब जल जीवन मिशन के अलावा भी किस प्रकार से अन्य योजनाओं को पैरेलली काम कराना है। उसी में एक और योजना है जिस प्रकार से यमुना जी से एक और लिफ्ट की गई है, वो नागठाद की लिफ्ट की गई, कई गांवों को पानी देने का काम करेगी। और अभी बात आई कि किस प्रकार से ये कह रहे कि इन्वेस्टमेंट सबमिट की गई। किसी भी काम करने के जिसकी नैतिकता होती है, जिसका मतलब कि आपका राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता है, सामाजिक उद्देश्य होता है, उसके परिणाम आपको कुछ सालों बाद दिखते हैं। जिस प्रकार से हमारा इन्वेस्टमेंट सबमिट हुई, मैंने आपको इससे पहले डिबेट में तब भी कहा था कि हिमालयन राज्यों में यह बहुत बड़ा बात है कि हम अभी 23वें वर्ष में गए हैं और हम निर्यात में नंबर 1 पर आते हैं और पूरे भारत में हम 9वें नंबर पे आते हैं। और जीएसटी जिसको कांग्रेस ने गब्बर टैक्स किया था, और ऑन एन एवरेज ले पूरे भारत का, भारत की 18% जीएसटी इंक्रीमेंट है, हमारी 19% इंक्रीमेंट। एक मिनट आजाद, ये देख सकते हो कि औद्योगिक रूप से हम कितने मजबूत हो रहे हैं। आप लोग उन बातों का जिक्र करते हैं जिन पर सवाल ही नहीं उठता है। जब सवाल उठेगा तब आप जवाब दीजिएगा। आप इस समय पे प्रॉब्लम की बात आ रही है, आप वो योजनाएं, वो चीजें गिनाते हैं जहां पर अभी वो सवाल नहीं उठ रहा है, जहां पर अभी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब प्रॉब्लम के समय पर वो काम गिनाइएगा तो फिर फर्क क्या पड़ता है कि आप क्या बोलें क्या नहीं बोलें। तो आप कम से कम ये वाली बात का जिक्र कीजिए ना सर। आप अपनी तरफ बिल्कुल सही है कि ये योजना चलाई जा रही है, पर जो आपने शुरुआत में कहा कि अधिकारी हमारा 0 टॉलरेंस है, बिल्कुल करप्ट नहीं है, आप ये बात इत्तेफाकन कह रहे हैं ये बात कि कोई भी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है आपके वहां पे? मैं आपको कह रहा हूं, जो भी मानते हैं? मैंने कई डिबेटों में कभी इनकार नहीं किया, जो अपने कार्यों में किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों में पाया जाएगा उस पे बिल्कुल कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आज वो सरकार नहीं है जो मुख्यमंत्री कार्यालय से लेके नदियों को किस प्रकार से खनन के माध्यम से, जिस प्रकार से एक ही नारा लगता था, लकड़ी लीसा बजरी चोर रईस रावत के समय, वो सरकार इस प्रकार के नारे आज उत्तराखंड के अंदर नहीं सुनाई देते। एक बात के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा, उत्तराखंड में जिस प्रकार से आपने अभी कहा कि भाई और कितने अधिकारियों को जो संलिप्त थे, कि इन्होंने जिसने भ्रष्टाचार किया हो, अभी आपने ताजा उदाहरण देखा होगा कि जिस प्रकार से उद्यान में एक अधिकारी जिस संलिप्त पाया गया, किस प्रकार से उसके ऊपर कार्रवाई की गई। आज वो सरकार नहीं है, मैं कह रहा हूं दिव्य दर्शनी जी, जो फाइलों को दबाने का काम करती हो, भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, दिल्ली तक दबाएंगे कहां जब फाइलें कहां से गायब हो जाएगी। आज वो सरकार नहीं है कि मुख्यमंत्री आवास में बैठ के ये बोले कि मेरी भ्रष्टाचार की आंखें हैं, जो करना है करो, मुझ तक दिल्ली तक पहुंचाना, आपको जिस तक पहुंचाना। चैलेंज है आप लोगों के लिए, चैलेंज है आप लोगों के लिए। 60% मैं आपको बता रहा हूं, भारत 0 टॉलरेंस होने के बावजूद भी नाक के नीचे से फाइल गायब हो रही है। दिव्य दर्शनी, 60% जल जीवन माध्यम से आज लोगों के पास जल पहुंच चुका है। आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसी जल बीमारियों से हमने आज छुटकारा पाया है। 5 साल से नीचे उम्र के बच्चों, जो 1,30,000 के लगभग, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये नोबेल प्राइज विजेता जो है माइकल माइक्रेन की जो रिपोर्ट है, उन्होंने ये प्रकाशित किया, उन्होंने रिसर्च किया। कभी तो आप लोग इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मानते नहीं है सर, कभी आप लोग इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को कोट करते हैं। क्यों नहीं मानते? अब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को 3 बार वर्ल्ड में ग्लोबल रेटिंग आई है, 3 बार, हर बार बढ़ के आई। अच्छा, मैं खत्म करना चाहता हूं, आप फ्रीडम इंडेक्स पे क्या कहेंगे? वो रिपोर्ट्स आप लोग नहीं मानते कभी? खत्म कर देना। अच्छा, मैं उसके ऊपर एक पंक्ति कहना चाहता हूं। मैं उस पे नहीं जा रही हूं, मैंने खाली कोट किया। हंगर इंडेक्स पे कोट कर लेता हूं आपको। हंगर इंडेक्स की आपने बात करी, पाकिस्तान की स्थिति क्या आज की डेट में? एक मिनट कंप्लीट कर लेता हूं। हंगर इंडेक्स की बात हुई, आप किस कंट्री से कंपैरिजन कर रहे हैं? आप किस कंट्री से कंपैरिजन कर रहे हैं? एक सेकंड रुको ना, वही तो कह रहा हूं कि हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे ऊपर है, जहां गोलियां चल रही है, और भारत नीचे है, जिसके 80 लाख लोगों को खाना मुफ्त में दिया जा, राशन दिया जा रहा है। कैसी ऐसी रिपोर्ट है वो? मैं आपके इसको कंप्लीट कर देता हूं। आप समझिए ना, तो फिर आप खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट के लिए तो बिल्कुल डाउन ग्रेडिंग कर रहे हैं, एक रिपोर्ट में बिल्कुल ऊपर उठा दे रहे हैं। एक मिनट मैं आपको कंप्लीट कर देता हूं। ठीक है, मैं आऊंगी सर, मैं फाइनल कमेंट कर लेता हूं। नहीं, मैं फाइनल कमेंट की ओर आऊंगी। शीशपाल जी, आप लोगों ने अपने कार्यकाल में किया क्या? आप लोग भाजपा को इतना मटेरियल दे चुके हैं अपने कार्यकाल का कि वो शायद अपना कार्यकाल ना भी बताए तो आपका कार्यकाल बताते बताते उनकी पूरी डिबेट निकल जाती है। पार्टी के लोग सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। जी हाँ, देखिए दिव्य दर्शनी जी, 6 साल से ये लोग राज्य की सरकार में हैं, प्रदेश की सत्ता इनके हाथ में,
लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। भाई अगर कांग्रेस ने कोई काम किया, कांग्रेस ने क्यों भ्रष्टाचारी किया, तो 6 साल से मुक्त कर तक उम्र में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हकीकत ये है कि मृत्युंजय मिश्रा जैसा भ्रष्ट अधिकारी जो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का जो है प्राण एम्बेसडर, जिसके पर दोष साबित हुआ, सजा हुई, उसको जो है प्रमोशन देने का काम ये मुख्यमंत्री करते हैं। जब विपक्ष सवाल खड़े करता है तब जाकर के कहते हैं कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अरे हद है, उस पद पर उनकी नियुक्ति हुई जो बिना मुख्यमंत्री के अनुमोदन से हो ही नहीं सकते, निसंवर के पद पर। तो आप बताइए, आज इन्हीं के जहाँ से सत्यवीर चौहान जी आते हैं, जो है चक्रोता और टॉस में जो है कनासर वन प्रभाग में, टॉस वन प्रभाग में पेड़ों का अवैध कटान बड़ी भारी मात्रा में हो रहा है, और वन मंत्री बयान दे रहे हैं कि नहीं कि वहाँ का डीआरओ बहुत शानदार है। तो भ्रष्ट कौन है? वन मंत्री, प्रदेश में बैठे मुख्यमंत्री। अगर अधिकारी की नाक के नीचे वहाँ पर ये खेल चल रहा है, पूरा सिस्टम मुक्त दर्शक बना हुआ है, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? लेकिन ये लोग जिम्मेदारी लेते नहीं, क्योंकि किसी न किसी की सह पर तो इतने बड़े खेल हो रहे होंगे। लेकिन शीशपाल जी एक छोटा सवाल का जवाब दे दीजिए शॉर्ट में एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं फिर फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। आप लोग जब इतने सारे मुद्दे इस प्रदेश में उठाते हैं, तो कितने बार आपने ऐसा हुआ होगा कि सरकार को अप्रोच किया होगा या प्रदर्शन किया होगा कि यहाँ पर नल नहीं पहुंचा, आपकी जल जीवन मिशन में कमी है, या इस तरीके से जो कमियां आ रही हैं, आपने जल जीवन मिशन को लेकर कितनी बार आवाज उठाई होगी सर? मैंने कहा कि जल जीवन मिशन को लेकर के समाचार पत्रों ने पूरी की पूरी चीज छापी भ्रष्टाचार को लेकर। तो विपक्ष का क्या रोल है सर? मैं बता रहा हूँ, उस समय हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो है इस मामले में अवगत कराने का काम किया। हमने उस समय पूरे प्रदेश के अंदर इस मामले को उठाने का काम किया। सरकार ने कहा हम जांच करा रहे हैं, उस जांच का आज तक क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी गलतियों को मानने का काम नहीं करते हैं, ये जो है लीपापोती करते हैं, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम करते हैं। और जब वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं, जब मामले उठते हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। ये मानते नहीं है। नहीं कार्रवाई करेंगे, मना नहीं करते, लेकिन कार्रवाई होती भी दिखाई नहीं देती ना। भ्रष्ट अधिकारी को प्रमोशन मिलता हुआ यहाँ पर लगातार नजर आता है। ये अभी यूके एसएससी पेपर लीक की बात कर रहे थे, आज भी प्रदेश की जनता विपक्ष पूछ रहा है कि भाई बड़ी मछली कहाँ है, आज तक वो सामने क्यों नहीं आई, उसके गिरेबान तक हाथ क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि एस राजू ने जो है इस्तीफा देते हुए कहा कि मेरे ऊपर सफेद पोषों का दबाव था, इसलिए कार्रवाई नहीं। तो भैया वो किसका दबाव था, कौन वो सफेद पोष थे? भाई उनका नाम उजागर होना चाहिए। और जब यूके पीएससी में ये आरोप लगे तो वहां के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया, क्या कारण थे? जांच हुई, उनके गिरेबान तक जांच नहीं पहुंच पाई। तो प्रदेश के बेरोजगार आज भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। किस कार्रवाई की ये बात कर रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग प्रदेश में कितने जोर से उठी, इन्होंने क्यों नहीं मांगी? किस चीज का डर है? प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, क्योंकि भ्रष्टाचार इनकी नाक के नीचे, इनके संरक्षण में फल फूल रहा है। और कौन लोग हैं उसके संरक्षण करता? प्रदेश की जनता भली भांति जानती है, लेकिन ये लोग मानते नहीं है, बड़ी मोटी खाल के लोग हैं। सर यही होता है जब आप सत्ता में होते हैं, जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन जब आप विपक्ष में पहुंचते हैं तो उन्हीं मुद्दों पर आप सवाल उठाने लगते हैं। ये सभी के साथ हुआ है, ये बीजेपी के साथ भी हुआ है, और ये कांग्रेस के जनता साथ के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। जिन मुद्दों से जनता को परेशानी है, जनता जिन मुद्दों को उठाने के लिए कहती है, तो निश्चित तौर पर मुख्य विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता ने हमें विपक्ष के लिए चुना है। जनता की चौकीदारी हमारी जिम्मेदारी है। सरकार मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और कपिल जी आपसे शुरुआत करूंगी। सर शॉर्ट में आपसे फाइनल कमेंट लूंगी कि ये सब किधर जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर आना बाकी है। मैम इसको देखना ये होगा और कौन कौन लोग अपने आप को पार्टी बनाने के लिए केस में याचिका फाइल करें, क्योंकि देखिए ये बात तो माननी पड़ेगी कि काफी सारी फिनाइल वगैरह भी जल जीवन मिशन से रिलेटेड फाइल हुई है हाई कोर्ट में, और काफी सारी ऑब्जेक्शन ये रहा है कि पारदर्शिता नहीं रही है, परफॉर्मेंस नहीं रही है, और ये बात भी सच है अनफॉर्चुनेटली बाकी स्टेटों के मुकाबले उत्तराखंड में ये मिशन उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाई तो बाकी स्टेटों में किया है। यहाँ पे देखिए मैं तो पॉलिटिकल कमेंट तो दूंगा नहीं, पर पक्ष की तरफ से यहाँ पे जो जनाब बैठे हैं
हमको समझ चाहिए था कि जो अनियमितताएं हुई है वो अनियमितताएं किस प्रकार की रही जी। उसके चलते टेंडर्स को कैंसिल करना पड़ा। अब उन अनियमितताओं को टैकल करने के लिए क्या परियोजना बनाई जाएगी, पारदर्शिता कैसे लाई जाएगी, बेसिकली इन चीजों के ऊपर से कमेंट होने चाहिए थी। जल जीवन मिशन अच्छा है या बुरा है वो एक अलग बात, हम तो बोलेंगे कि अच्छा ही है, लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए अगर इतने बड़े दिक्कत से काम किया जा रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे क्या कारण रहे कि टेंडर्स को कैंसिल करना पड़ा? तो ये कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ठेकेदारों को कोर्ट का मुंह देखना पड़ा, हाई कोर्ट। इनके बारे में कुछ कोई जवाब नहीं है इनके पास, फिलहाल तो देने को तैयार नहीं है। अगर है भी तो तैयार नहीं है जी। ठीक है, समय कितना लगेगा मैडम, इस बात पे है कि लोग अपने अपने जवाब से जल्दी फाइल करते हैं। इसमें क्या और कोई पार्टी अपने आप को और भी कोई पक्ष अपने आप को पार्टी बनाने के लिए याचिका फाइल करके नहीं करती है। इन सारी समय तो लगेगा मैडम, काफी समय लग सकता है। नुकसान किसमें जाके आम जनता का है अगर उनके समय पर पानी नहीं पहुंचता, समय तो लगेगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी। सुभाष झा जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट आपसे लूंगी सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब तक काम की जवाबदेही आप तय नहीं करेंगे और तय करने के बाद पनिश नहीं करेंगे, यहाँ सबसे बड़ी कमजोरी है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। अभी इन्होंने उदाहरण दिया, वो उत्तर प्रदेश के मामले में उनको सजा हुई या अभी जेल में है या जो भी है। सबसे बड़ी यहाँ आप उठा कर देती है, मैं डाटा दे सकता हूँ। यहाँ कोई अधिकारी पद पे रहते हुए कभी उसको सजा नहीं मिलती, जब वो अधिकारी रिटायर करता है तब यहाँ उसको सजा मिलती है। ये कौन सा घालमेल है? आप इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों नहीं किसी अधिकारी को एक दो बार आप बर्खास्तगी की कार्रवाई कीजिए ना। देखिए तो अधिकारियों में कैसे हरकंप बच जाता है। आप कहते हैं कि कागज दबा दिया जाता था कांग्रेस के समय में, आपके यहाँ कांग्रेस आप कागज ही खा जाते हो, खत्म ही हो जाती बात। तो फिर आप उससे दोहरा गए हो, ये डबल इंजन की सरकार उससे दोहरी गलती कर रही है। तीसरी बात, अब पानी पे आते हैं। पानी का जो मूल बिंदु था, अनियमितता हुई तो ये आपको उसके बाद पता चला। सबसे बड़ी बात ये है, और जो अगर पता चला तो फिर आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? अभी बड़ी आराम से है क्या देना कि हाई कोर्ट में जो है मामला है इसलिए हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। ये ऐसे नहीं चलेगा, इसलिए इनको जवाबदेही भाजपा को लेनी पड़ेगी। तीसरी बात, और पानी एक बहुत अहम मसला है और इसको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। शीशपाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए दिव्य दर्शनी जी, चाहे जल जीवन मिशन हो या प्रदेश के अन्य विकास कार्य हो, सभी में भ्रष्टाचार चरम पर है और चहेतों को जो है लाभ देने के उस पर सरकार जो है काम कर रही है। ये बंद होना चाहिए। जनहित पहले देखा जाना चाहिए कि जो जनहित के काम टाइम फॉर्मेट में पूरे होने चाहिए और इन योजनाओं का लाभ जनता को वास्तविक रूप में मिलना चाहिए, केवल कागजों में नहीं मिलना चाहिए, बयानबाजी में ये काम नजर नहीं आना चाहिए, धरातल पर भी नजर आने चाहिए। और आज प्रदेश में यही हो रहा है कि धरातल पर काम नजर नहीं आ रहे, कागजों में आंकड़ेबाजी खूब हो रही है। जनता आज भी उसी तरीके से संघर्ष कर रही है उत्तराखंड में पानी के लिए। जल जीवन क्योंकि वहां पर जल देने में विफल रहा है, केवल नल पहुंचे हैं, जल नहीं पहुंचा है, और जहां जल है वहां नल ही नहीं पहुंच रहे हैं। इस खामी को चेक करके अगर इसको पूरा किया जाए तो वास्तव में ये तब जाकर के अपने उद्देश्य में सफल होगी। अगर गांव के लोगों को पानी ही नहीं मिलेगा, केवल आंकड़ों में ही पानी पहुंचेगा, तो फिर गांव पहले की रही कैसे रहेंगे और फिर इस सारी कवायद का कोई फायदा नहीं। ठीक है सत्यवीर जी, क्योंकि अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है तो अभी हम सिर्फ आपसे आश्वासन मांग सकते हैं। क्या आश्वासन आप इस मामले को देकर देंगे? मैं पहले पत्रकार महोदय जी के जवाब दे दूं। बवेजा जी, संतोष बड़ोनी जी, ठीक है, फिर लोक सेवा उत्तराखंड लोक सेवा के आयोग के अंदर जो हरिद्वार या रुड़की के रहने वाले हैं, उनको किस प्रकार से जेलों की आज वो जेल की सलाखों के पीछे, वो तमाम अधिकारी IAFS अधिकारी तक बताए। हमारी सरकार किसी भी काम में लीपा लपोट करने वाली नहीं है, घबरोल करने वाली सरकार नहीं है। और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि दिक्कत कांग्रेस को मात्र कांग्रेस को नहीं, जनता को जो दिक्कत थी कांग्रेस को, उसको सत्ता से बाहर कर दिया। और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता एक मिनट भी अगर पूरी डिबेट में जल जीवन मिशन पे नहीं बोल पाए, क्योंकि इतनी महत्वाकांक्षी योजना है जो 60% पूरे भारत में पहुंच चुकी है। मैक्सिको की अगर जनसंख्या उठा लीजिए, नाइजीरिया की जनसंख्या उठा लीजिए, अमेरिका की जनसंख्या उठा लीजिए, इन तमाम देशों की जनसंख्या उठा लीजिए, तब भी हमारे मिशन के लगभग नहीं है। 58 करोड़ लोगों तक हमने जल जीवन मिशन में लोगों तक पहुंचा, 12 करोड़ लोगों तक जल मिशन पहुंचेगा। आश्वासन ये है, जिस प्रकार से आपकी टीवी चैनल पे भी देख रहा हूं, पानी की क्वालिटी देख लीजिए कितनी है, जो महिला बन रही है, बच्चा और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि जो बचे हुए गांव है, बचे हुए घर है, पहले ये ग्रामीण इलाकों के लिए था, अब ये शहरी इलाकों में भी लागू हो चुका है। हमारा ध्येय है अंतिम व्यक्ति तक किस प्रकार से
स्वच्छ जल पहुंचाया जाए, किस प्रकार से उसकी समय की बचत की जाए। मैंने आपको फिर दोबारा रिपीट करता हूं, 21 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया, इसीलिए प्रशिक्षित किया गया, उनको किटें दी गई कि किट का किस प्रकार से इस्तेमाल कर सके, किस प्रकार से पानी की गुणवत्ता की जांच कर सके, बेमौत हो रही जो जल जनित जो बीमारियां हैं या रोग है उनसे किस प्रकार से निजात पहुंचाई जा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आपकी यहां से साधुवाद करता हूं, जिस प्रकार से उन्होंने इस बीमारी को एड्रेस किया, किस प्रकार से इस योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रत्येक क्षण जनता के लिए किस प्रकार से काम किया जाए। और जल जीवन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो शरीर है 70% से अधिक हमारे जो शरीर की रचना है वो 70% से अधिक है। उस कार्य को उन्होंने जिस प्रकार से लिया है, कोई भी अनियमितता होगी, कोई भी संलिप्त होगा, ये वो सरकार नहीं है कि जिसकी दृष्टांत की आंखें हो, कौरवों जैसी सेना हो, वो नहीं है। यहाँ पर केवल जनता के लिए आए हैं, जनता के लिए काम करेंगे। जो आशीर्वाद दिया आप लोग कार्रवाई करेंगे, आप लोग कार्रवाई करेंगे, जो भी संलिप्त होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज हमने चर्चा की जल जीवन मिशन में जिस तरीके से खामियां पाई गई हैं। ये पौड़ी एक जिला है जहां पर से खबर निकलकर सामने आई है, मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और वहां पर 18 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। अधिकारियों से जवाब मांग लिया गया है। अब देखना यह होगा कि आखिर जो पक्षकार हैं वो क्या अपनी दलीलें रखते हैं और इसमें क्या फैसला आता है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है।